नमस्कार, आदाब सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विष्णु कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई 2.0 पर। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगीर आपके साथ ज्योग्राफी के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं, जिसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में यूँ कहूँ आपको बात को कि आरपीएससी और जो अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो एग्ज़ाम हम कांस्टेबल की बात, पुलिस कांस्टेबल की बात करें, पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड की बात करें, या फिर राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम आरएएस की बात करें, तो उन सभी में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूँ कहूँ मैं कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 4 इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर ज्योग्राफी वाला पार्ट है। इसका आज पहली क्लास है। स्टार्टिंग ये है कि राजस्थान का जो भूगोल है उसका एक बेसिक ये देखते हैं कि हम स्टडी क्या क्या करेंगे इसके अंदर, कि कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर पढ़े जाएंगे। इसका पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, जो सामान्य बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। इसमें क्या होता है कि राजस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान की आकृति क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, राजस्थान के बारे में कोई विशेषताएं हैं वो क्या है, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ है, राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे आया है। इन सब बातों की चर्चा होती है। सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं, सबसे छोटे ज़िले कौन से हैं, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है। ये बेसिक चर्चाएं हमारे सामान्य परिचय के अंदर होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और भौतिक प्रदेश, यानी मैं यूँ कहूँ कि फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान, ये इसका सेकंड टॉपिक होगा। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान जो है बेसिक, अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का कुछ मैप अगर यूँ मैं बनाऊँ आपको दिखाऊँ तो हम देखते हैं कि राजस्थान जो है इसके 4 भौतिक भूभाग हैं। ये जो है ये अरावली वाला प्रदेश है, और इसके अरावली के जो वेस्टर्न साइड में यानी पश्चिम भाग में जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं मरुस्थल वाला क्षेत्र। तो एक हो गया मरुस्थल वाला एरिया, मरुस्थलीय भाग। दूसरा हो गया अरावली वाला क्षेत्र। तीसरा ये वाला जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार, प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती का पठार। और ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी मैदानी भाग जो बचता है इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्व का मैदानी क्षेत्र या उत्तर पूर्व का मैदान। तो ये 4 भौतिक भूभाग हैं। इन भौतिक भूभागों की क्या विशेषताएं हैं, क्या इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है, कौन सी फसल होती है, कौन सी पर्वत श्रेणी है, कौन सा पठार है, कौन सी नदी है, कौन सी मिट्टी है, कौन सी जलवायु है, किस प्रकार के वन संपदा मिलती है, किस प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, इनका क्षेत्रफल क्या है, इनकी लंबाई, चौड़ाई या औसत ऊंचाई क्या है, और भी बहुत कुछ जो इन चीज़ों के जो इन टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड होगा। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होगा। बड़ा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हैं फिजिकल डिविजन्स को। तीसरा पॉइंट है राजस्थान की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जलवायु क्या है, कितने सीजन्स होते हैं, बारिश कैसी होती है, ज़्यादा क्यों, कम क्यों, सर्दी का टेम्परेचर ज़्यादा कम, वायुदाब रेखाएँ क्या होती है, कैसे काम करती है, इन सभी की चर्चा होगी राजस्थान की जलवायु में। राजस्थान को जलवायु के आधार पे 5 भागों में बांटा है। इसी तरह से कोपेन महोदय ने अलग से 4 भागों में बांटा है। तो ये जो ये बंटवारा है, जोन्स जो बनाए गए हैं, ये जोन्स कैसे बने हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, ये सब राजस्थान की जलवायु के अंदर देखने को मिलेगी। राजस्थान की मिट्टी आप जानते हो, सॉइल बहुत सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। जो मिट्टियाँ हैं, इन मिट्टियों में क्या महत्वपूर्ण बात है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। कितने प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ मिलती है और किस किस प्रकार की मिट्टियों की क्या खूबी है, कौन सी फसल किस मिट्टी के लिए इम्पोर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं इसका इंटरनेशनल वर्गीकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जो है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार किया गया है,
जो यूनाइटेड स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया गया है। तो वो क्या है, कैसे है, क्यों है, वो इसकी चर्चा हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। अगला टॉपिक देखें, राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो राजस्थान की नदियां हैं, नदियां राजस्थान में तीन प्रकार की राजस्थान में नदियां हैं। एक नदियां वो है जो पूरे 12 महीने बहती है, एक नदियां वो है जो अरावली जो ये पर्वतमाला है इसके पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, यानी एक बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अगर दूसरी बात करूं तो अरावली के पश्चिम की जो नदियां हैं जो कि बह के किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण जाके मिलती है हमारे अरब सागर में, जो दूसरे प्रकार की नदियां हैं उसे हम बोलते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र। पहला हो गया बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र, दूसरा होगा अरब सागर का अफवाह तंत्र। तीसरा हम बात करते हैं राजस्थान में क्या है, आपको पता है 61% लगभग 61% जो है मरुस्थल वाला भाग है, और ये जो डेजर्ट पार्ट है इसके अंदर कुछ नदियाँ वर्षा ऋतु के अंदर उत्पन्न होती है और ज़्यादा बारिश आती है, थोड़ी सी बहती है, और वहीं पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वहीं यानी उसी मृदा में या उसी रेगिस्तान में कहीं विलुप्त हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। इसी तरह राजस्थान की झीलें, अब राजस्थान की झीलें जो है वो दो प्रकार के राजस्थान में झीलें मिलती है। एक होती है खारी झीलें यानी खारे पानी की झीलें, और एक है हमारे मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें और दूसरा है मीठे पानी की झीलें। अब इसके अंदर ये देखते हैं कि खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, ये झीलें कहाँ पर स्थित है, इनकी प्राचीन मान्यताएं क्या है, वर्तमान में इशू क्या चल रहे हैं, इन सब की चर्चा राजस्थान की झीलों में करेंगे। जैसे अभी हाल ही के अंदर जो सांबर झील है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, उस सांबर झील के अंदर बहुत सारे पक्षी जो है वो मर गए थे। तो सामान्य ऐसा होता है कि ये झील जो है पक्षियों को संरक्षण देती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई कि उस वजह से वो पक्षी मारे गए, तो उन सब की चर्चा, मेरा कहने का मतलब ये है कि करंट इशू से उस टॉपिक को रिलेट करके आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे करंट के सवाल भी पूरे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उनके सही होने की पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, राजस्थान की सिंचाई और पेयजल परियोजनाएं। तो राजस्थान की जो सिंचाई है वो जो पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसके अंदर हम जानते हैं पश्चिम राजस्थान में हमारे इंदिरा गांधी नहर है, और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर नर्मदा नहर है बाड़मेर और जालौर में। अगर पूर्व में बात करें तो भरतपुर नहर है, गुड़गांव नहर है। इस तरह के जो लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं इन सब की बात करेंगे। पेयजल परियोजनाओं में जैसे टोंक में एक बांध स्थित है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। बीसलपुर जो बांध है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, तो इनकी चर्चा करेंगे। इनका महत्व क्या है ये सब देखेंगे। राजस्थान की वन संपदा और प्राकृतिक वनस्पति। भाई वन संपदा का किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में वही महत्व होता है जो कि शरीर के अंदर रक्त का होता है। रक्त बिना शरीर नहीं है, तो वैसे ही वन संपदा, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और वन्य जीवों के बिना लाइफ का जो है वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, किस प्रकार के वन मिलते हैं, किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, जीव जंतु कहाँ किस प्रकार के मिलते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आता है राजस्थान में कृषि, एग्रीकल्चर इन राजस्थान। देखो कृषि के अंदर दो बातें महत्वपूर्ण है। एक बात ये, कृषि के टॉपिक को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी एक तो परंपरागत जो कृषि के अंदर पढ़ते थे वो, और एक मॉडर्नाइजेशन यानी जो वर्तमान के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है। तो इन दोनों को जब अपन मिलाते हैं तब जाके एग्रीकल्चर जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके बिना अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ट्रेडिशन की बात करूँ तो इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं जैसे बाजरा कौन सी फसल है। जैसे इसमें 3 तरह की प्रमुख फसलें होती है कृषि के अंदर, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, और एक होती है जायद की फसलें। जायद का मतलब होता है जो ककड़ी, खरबूजे, मतीरे खाते हैं वो जायद की फसल कहलाती है। तो एक तो बेसिक बात है कि कौन सी फसल किस रिलेटेड और कहाँ पर होती है। जबकि अगर हम वर्तमान में एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, अगर इसकी बात देखें तो आप जानते हो वर्तमान में जैविक कृषि, एक कृषि का नाम है जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ये आई है। ये क्या होती है? दूसरी कृषि का नाम आपने सुना होगा जीरो बजट फार्मिंग। ये क्या होता है? सेंट्रल की जो स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चल रही है, प्रधानमंत्री जो हमारे पेयजल जो प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना चल रही है। तो इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, इनको भी जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जो एग्रीकल्चर के प्रकार बदल रहे हैं, जैसे मोनोकल्चर, डिओ कल्चर, रिले कल्चर, ये सब क्या होती है, कैसे होती है, इन सब की चर्चा हम करेंगे, तब जाके हमारा जो एग्रीकल्चर टॉपिक है ये कंप्लीट होगा। और उसी के बाद में जो क्वेश्चन होंगे उनको, वो क्वेश्चन जो है वो अच्छे रूप से अपन कर पाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि वर्तमान में जो परीक्षाएं का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम के अंदर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इतने आसान नहीं होते। हालांकि कई आसान भी होते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता ही है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में पशुपालन। आप जानते हो कि राजस्थान जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि जो है उसका जो मुख्य आधार होता है वो जल होता है। और भारत के अंदर जल का मुख्य आधार जो है मानसून है। क्या है? मानसून है। और ये मानसून जो है स्थायी नहीं रहता है कि इतना बारिश आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो कई बार राजस्थान या भारत के अंदर अकाल और सूखे की समस्याएं भी देखी जाती है। तो उस स्थिति के अंदर देखें तो लाइव स्टॉक यानी जो पशुपालन है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, या महत्वपूर्ण संपदा बन जाती है। एक नाम सुना होगा आपने, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिश्रित कृषि का तात्पर्य ही यही होता है कि जो हमारे किसान हैं वो खेती करने के साथ साथ पशुपालन करें, क्योंकि जब सूखे की स्थिति होती है तो उस समय ये पशुपालन जो है किसान परिवारों को आजीविका प्रदान करने के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पशुपालन के अंदर भैंस, गाय, बकरी और घोड़े, खच्चर, गधे, सुअर, ऊँट, ये सभी पशु संपदा हमारे राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से मिलती है। और ये न केवल मिलती है बल्कि अर्थव्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में खनिज संपदा। खनिज, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ पर 80 से ज़्यादा प्रकार के खनिज जो है निकाले जाते हैं। अब ये जो खनिज है ये कहाँ निकलते हैं, कौन कौन सी बेल्ट है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर कौन सी बेल्ट है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी बेल्ट है, जयपुर के अंदर कौन सी बेल्ट है, इन सब की चर्चा करेंगे। और इनकी चर्चा करने के बाद यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करते हैं हम राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, पावर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा सोर्स है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और किसी भी देश की दशा और दिशा का निर्धारण उसके एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर बेस होता है। यानी किसी भी देश की दिशा और दशा का जो निर्धारण होता है वो होता है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है। तो ऊर्जा के संसाधन होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारत, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 प्रकार के ऊर्जा के संसाधन हैं। पहला तो आप जानते हो अनवीनीकृत ऊर्जा के सोर्स हैं, दूसरा नवीनीकृत ऊर्जा के सोर्स हैं। जो अनवीनीकृत है और नवीनीकृत है, इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। और जैसे जो परंपरागत या अनवीनीकृत सोर्स है, जैसे जल ऊर्जा है, जल ऊर्जा भी कई भागों में बटी होती है। जैसे राज्य की जो परियोजनाएं हैं वो, राज्य और पड़ोसी राज्य की जो परियोजनाएं हैं वे, या केंद्र की जो परियोजनाएं हैं जिसमें राजस्थान का हिस्सा है वे परियोजनाएं। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, राजस्थान का रावतबाटा जो कि चित्तौड़गढ़ वाले हिस्से में स्थित है, बड़ा फेमस है, और इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। तो उसकी सारी डिटेल इसके अंदर देखेंगे। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों की हम बात करें तो उसके अंदर हम जानेंगे कि जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, वो राजस्थान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। न केवल राजस्थान बल्कि अब तो भारत और विश्व के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। ऐसे ही दूसरा है पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे तब हमारा जो ऊर्जा वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होगा। राजस्थान में पर्यटन की बात करें, हम पहले देखें कि राजस्थान में कृषि और पशुपालन की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कई बार अकाल और सूखे की समस्या करते हैं, तो इस राज्य ने अल्टरनेटिवली डेवलपमेंट करने के प्रयास किए हैं। उसमें से एक है टूरिज्म यानी पर्यटन। राजस्थान के अंदर पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं।
अगर मैं राजस्थान का मैप ये बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा हल्का सा नज़र डालिए तो आप देखोगे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर पूरा डेजर्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मरुस्थल का जो पर्यटन है यानी डेजर्ट टूरिज़्म वो बढ़ रहा है। ये हिमालयी रीजन है, इसके अंदर जो है प्राकृतिक रूप से जो पर्यटन होता है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा राजस्थान में कई धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों का के भी सर्किट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में कई ऐतिहासिक जो स्थल हैं, जो हिस्टोरिकल पैलेसेज हैं, उनके भी पर्यटन के सर्किट बनाए जा रहे हैं। इस तरह से राजस्थान के अंदर अगर राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान की जो किले हैं, जो स्थापत्य कलाएँ हैं, जैसे विजय स्तंभ है, चित्तौड़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है। कुंभलगढ़ फोर्ट की जो दीवार है वो उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई चार घोड़े उसके ऊपर एक साथ चल सकते हैं, इतनी बड़ी इतनी चौड़ाई और लंबाई है उस दीवार की। तो इस तरह की बड़ी ऐतिहासिक कलाएं राजस्थान संजोता है, अपने आप में समेट कर रखता है, इसलिए पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसके लिए पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, आरटीडीसी की स्थापना की गई। तो इस तरह से जो इसकी संभावनाएं हैं और जो वर्तमान में चल रहा है और जो केंद्र और राज्य की परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है, इनके बारे में देखेंगे तब जाके हमारा राजस्थान का जो पर्यटन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। अगला टॉपिक है राजस्थान में सहकारिता आंदोलन और डेयरी विकास। जहाँ पर पशुपालन का विकास होगा, वहाँ पर डेयरी का विकास होना स्वतः ही, यहाँ पर डेयरी का विकास होता ही होता है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। वहीं पर सहकारिता आंदोलन जो अजमेर से शुरू हुआ था, क्या मतलब होता है, क्या काम करता है, कोई विशेष योजनाएं हैं तो उसकी बात करेंगे। 16 नंबर का जो टॉपिक है राजस्थान में औद्योगिक विकास और प्रमुख संस्थाएं, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मेजर इंस्टीट्यूशन फॉर द डेवलपमेंट। अब देखिए औद्योगिक विकास, किसी भी कोई भी देश हो, कोई राज्य हो, कोई डिस्ट्रिक्ट हो, उसका डेवलपमेंट जो होता है, अगर वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है यानी औद्योगिक विकास हो रहा है तो वो ज़्यादा उसका बैकबोन बनता है। तो औद्योगिक विकास के अंदर हम देखते हैं जैसे हमारे सेज बनते हैं, राजस्थान में सेज हैं, राजस्थान के अंदर ही हमारे DMIC कॉरिडोर गुजर रहा है। DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है। इन सब की चर्चा करेंगे। अलवर जो इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे, जयपुर इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे, भीलवाड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर स्टोन का काम है उसकी बात करेंगे, और जो भी इंडस्ट्रीज़ है उस सब की बात करेंगे। साथ ही देखो एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है इससे, प्रमुख संस्थाएं, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसके अंदर आपने नाम सुना होगा RIICO यानी रीको हो गया, दूसरा RFC राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन RFC हो गया। इसी तरह से तीसरा एक है राजसिको, RAJ SICO यानी राजस्थान सेमी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन हो गया। एक एजेंसी है रूडा, RUDA, रूडा एजेंसी है उसकी बात करेंगे। राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो। तो ये सभी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इनके क्राइटेरिया क्या है, ये किस तरह से हेल्प करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इन सब की चर्चा करेंगे इस वाले टॉपिक में, तब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। अब बात है 17 नंबर पॉइंट की, राजस्थान में परिवहन की बात करो तो परिवहन का मतलब आप जानते हो, परिवहन जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारे प्रकार का होता है। जैसे महासागरीय परिवहन जो कि राजस्थान में संभव नहीं है और राजस्थान में है भी नहीं। इसके अलावा वायु परिवहन जो राजस्थान में है, इसके अलावा रेल परिवहन जो राजस्थान में है, इसके अलावा हमारे सड़क परिवहन जो राजस्थान में है। तो ये जितने ही परिवहन के साधन हैं इनकी बात करेंगे। हाल ही के अंदर इस परिवहन टॉपिक के अंदर आपने ये देखा है कि जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज़ हैं हमारे राजस्थान के, उनके क्या नाम बदले हैं, नाम क्यों बदले हैं, अभी नया नाम क्या है, कहाँ से गुजरते हैं, इन सब की चर्चा बखूबी रूप से मैप के माध्यम से करेंगे, क्योंकि राजस्थान जो ज्योग्राफी है वो मैप के साथ ही चलती है। बिना मैप ज्योग्राफी पढ़ना थोड़ा सा बेहतर नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें रट्टाफिकेशन में नहीं लानी है, उनको समझना भी है। और एक टॉपिक है राजस्थान की जनगणना या राजस्थान की जनसंख्या। अब जनगणना जो है वो केंद्र में संघ सूची का विषय है। केंद्र सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है, वो इसके लिए कार्य करती है। जो जनगणना होती है उसमें राजस्थान की जनगणना में हम देखेंगे कि जनसंख्या कितनी है,
दशकीय वृद्धि दर कितनी है, जन घनत्व कितना है, जो हमारे लिंगानुपात है वो कितना है, 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, इन सब बातों की डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे राजस्थान की साक्षरता क्या है, ग्रामीण साक्षरता क्या है, शहरी साक्षरता क्या है, महिला साक्षरता क्या है, पुरुष साक्षरता क्या है, साक्षरता की परिभाषा क्या है, इन सब की हम गणना, इन सब की जब हम बेहतर रूप से स्टडी करेंगे तब जाके हमारा राजस्थान की जनसंख्या वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। साथ में कंपैरिजन करेंगे 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना में, साथ ही कंपैरिजन करेंगे इंडिया की 2011 की जनसंख्या और राजस्थान की 2011 की जनसंख्या, कि राजस्थान कहाँ पिछड़ा हुआ है, कहाँ राजस्थान आगे निकल गया है, इन सब की चर्चा करेंगे। तब जाके हमारी राजस्थान की जो जनगणना वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। ये एक बेसिक करिकुलम है, सिलेबस मान लो, करिकुलम मान लो, या फिर बेसिक इंट्रोडक्शन मान लो कि क्या करने वाले हैं। और मैं मानता भी हूँ कि जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं उस चीज़ का कम से कम पहले पता हो कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो युद्ध होता है वो तभी जीता जा सकता है जब उसकी रणनीति पहले से बनी हुई हो, क्योंकि रणनीति के आगे जो प्लान होते हैं, जो फ्यूचर प्लानिंग्स होती है, वो जो हमारी स्ट्रेटजी होती है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये देखना ज़रूरी था कि हम क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में और वो कैसे हेल्पफुल हो। और एक अच्छी बात यह है कि जहाँ तक होगा प्रत्येक टॉपिक के बाद में जो आए हुए क्वेश्चन है आरपीएससी में, अधीनस्थ बोर्ड में, उनकी चर्चा करेंगे, और उसकी चर्चा के साथ साथ में जो टॉपिक पढ़ाया है उसके क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता को आप एक कदम चूमने आना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिस क्लियर? ओके। अब देखते हैं, हम श्री गणेश करते हैं हमारे ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान के भूगोल का। अब इस राजस्थान के भूगोल के अंदर सबसे पहली बार जो पहली स्लाइड है अपनी वो है राजस्थान के मैप की। हालांकि सबको पता है, सबने देखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक रूप से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल नए होंगे उन्हें भी साथ लेके चलना है, और जो पहले पढ़े हुए हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा देना है जिससे वो अपनी तैयारी को बहुत पेनी कर सके और आने वाले आगामी एग्ज़ाम के अंदर 100% सफलता को प्राप्त कर सके। ये मेरा उद्देश्य है और यही आपका उद्देश्य होना चाहिए, और यही वाईफाई 2.2 वाईफाई और अनअकैडमी का यही लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को जो कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं वो घर बैठे अपना समय बचाते हुए बेहतर तैयारी करें और अपनी तैयारी को इस पैमाने के ऊपर लेके जाएं कि सफलता मिलने की संभावनाएं नहीं बल्कि पूरे आसार बन जाए। चलिए देखते हैं आगे। ये है हमारा श्री गंगानगर, ये हमारा राव बीका की नगरी बीकानेर, ये हमारा जैसलमेर जो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है, ये हमारा बाड़मेर। इन 4 ज़िलों की खास बात है, गंगानगर से यहाँ से लेकर गंगानगर होते हुए बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर में थोड़ा हिस्सा छूटता है, बाकी पूरी सीमा। ये जो 2 डॉट लगाए हैं मैंने, यहाँ पर हमारा भारत का छोटा भाई बोलते हैं उसे, और हमारा प्रिय पड़ोसी देश जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहीं पर स्थित है। तो इन 4 जिलों की एक खास बात है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। कौन सी सीमा रेखा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, वो यहीं से गुजरती है। तो जब मैं आपको राजस्थान की सीमाएं पढ़ा रहा हूँगा तब मैं आपको ये बताऊँगा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अभी केवल बेसिक बात है। अब यहाँ से देखते हैं तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और वापस बाड़मेर। यानी इस जगह से लेकर पूरे इस जगह तक ये हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, इंट्रा स्टेट बॉर्डर। अंतर्राज्यीय सीमा है, इंट्रा स्टेट बॉर्डर है। और जो ये वाला यहाँ से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है, ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। ये एक बेसिक बात है। आप जिस ज़िले से हो उस ज़िले की पहचान करो यहाँ पे, और ये देखो कि वो ज़िले के पास में कौन से ज़िले पड़ते हैं या किस किस से उसकी सीमा लगती है। अगर आप सीमावर्ती ज़िले के हो
या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर वाले ज़िले के हैं तो ये भी देखें कि पड़ोस में कौन सा स्टेट है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो एक ही देश मिलेगा पड़ोस में जिसका नाम है पाकिस्तान। अभी देखिए इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं, उनकी सबकी चर्चा करेंगे। अभी तो केवल बेसिक बात है, जैसे अजमेर है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का मक्का मदीना कहते हैं। और ब्रिटिश काल के अंदर ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश था। ब्रिटिश भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, उस केंद्र शासित प्रदेश में एक राजस्थान में था जो अजमेर में स्थित था। इसके अलावा ये अजमेर के जस्ट ऊपर देखेंगे तो एक जयपुर ज़िला है, और ये जो जयपुर ज़िला है ये आपकी राजधानी है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये देखिए सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये वाला जो एरिया है इस क्षेत्र को हम शेखावाटी के नाम से जानते हैं। सीकर और झुंझुनू का जो एरिया है इस क्षेत्र को हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। अलवर जो है ये राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जानते हैं। भरतपुर जो है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। धौलपुर जो है इसे रेड डायमंड कहते हैं। करौली जो है इसे डांग की रानी कहते हैं। सवाई माधोपुर जो है त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के लिए और टाइगर रिजर्व के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बारां ज़िला है, ये झालावाड़ ज़िला है। इसकी जो ये सीमा है, जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये सबसे लंबी सीमा झालावाड़ ज़िले की है और मानसून यहीं से प्रवेश करता है। कोटा जो है कोटा देखिए, ये कोटा ऐसा ज़िला है जो एमपी को 2 बार टच कर रहा है। ये अभी केवल बेसिक जानकारी है, इसकी पूरी डिटेल से चर्चा होगी, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये कोटा के पास में यहाँ पर ये एक चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट है। ये पार्ट जो मैं इसको रेड कलर में आपको शो कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है, भैंसरोडगढ़। उसके बाद में ये भीलवाड़ा, इसे टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। और उसके बाद में ये मेवाड़, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ शामिल है। उसके बाद में ये गोडवाड़ा क्षेत्र, जिसमें सिरोही और पाली शामिल हैं। और ये जबालीपुर, जालोर को जबालीपुर कहते थे। और ये जो पूरा एरिया है ये मारवाड़ के अंदर शामिल है। ये पूरा एरिया जो है ये मारवाड़ के अंदर शामिल है। तो ये कुछ बेसिक बात थी, ये केवल एक सुनने की बात है। इसके आगे पूरी डिटेल्स इसमें चर्चा होगी कि क्या चीज़ कहाँ पर है, कैसे है, क्यों है, कब आई, क्या कारण था, इन सब बातों की चर्चा इस पर की जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ रहा होगा। और अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। राजस्थान का निर्माण, राजस्थान का जो निर्माण है उसको समझने के लिए ये देखो इसके अंदर एक बेसिक बात लिखी हुई है कि राजस्थान का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान जो है कैसे हुआ है। जीटी से राजस्थान का निर्माण हुआ है। जी का मतलब है गोंडवाना लैंड और टी का मतलब है 33 सागर। अब राजस्थान के 4 भौतिक भूभाग हैं, अरावली प्रदेश, हाड़ौती का पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी मैदान। अब इन चारों की हम बात करें तो ये जीटी क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, 33C क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार समझाता हूँ, उसके बाद ये आपको समझ आएगा। एक थ्योरी है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसे ड्रिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी क्या बोलती है कि भाई जिस प्रकार से आप आज जो विश्व के महाद्वीप हैं वो देख रहे हैं, वो महाद्वीप ऐसे नहीं थे। वो महाद्वीप कैसे थे, एक अल्फ्रेड वेगनर नामक एक व्यक्ति थे जो जर्मनी के थे और उन्होंने 1912 में एक थ्योरी दी थी, उसका ही नाम है महाद्वीपीय विस्थापन। विस्थापन का मतलब दूर जाना, महाद्वीप का मतलब कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट जब दूर जाते हैं तो उसी थ्योरी को इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बताया, नंबर 1 ये देखिए, इन्होंने बताया कि नंबर 1 आपकी अर्थ ऐसी थी, ये पूरी पृथ्वी है और ये एक इसके ऊपर लैंड पार्ट है। ये जो भाग है ये कैसा पार्ट है, लैंड पार्ट है यानी स्थलीय भाग है। और इसके चारों तरफ ये वाला जो एरिया है, इसके चारों तरफ ये वाला जो एरिया है ये एक जलीय भाग है यानी वाटर बॉडी है, यानी ये लैंड पार्ट और ये वाटर पार्ट, इसे स्थलीय भाग बोला गया और इस पानी वाले भाग को वाटर पार्ट कहा गया। इनके कुछ टेक्निकल नाम दिए इन्होंने कि जो ये स्थल वाला भाग था, इस स्थल वाले भाग को इन्होंने पेंजिया कहा। वेगनर महोदय ने 1912 में अपनी थ्योरी जब दी थी तो उस थ्योरी के अंदर इस स्थल वाले भाग को क्या कहा, पेंजिया। और जो जल वाला भाग था, ये जो इसके पेंजिया के चारों तरफ जो पानी वाला भाग है, इस वाले भाग को उन्होंने क्या कहा, पेंथालासा। क्या कहा, पेंथालासा।
तो उन्होंने बताया कि पहले जब पृथ्वी मतलब आज जो 7 कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो, ये कॉन्टिनेंट पहले ऐसे नहीं थे। तो पहले कैसे थे, उन्होंने पहले स्टेप बताई कि पहले पृथ्वी इस प्रकार की थी, पूरे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और ये महाद्वीप, जुड़े हुए महाद्वीप एक साथ थे, इन्हें पेंजिया कहा, और जो पानी वाला भाग था उसे पेंथालासा कहा। नंबर 2 की बात करूं तो उन्होंने बताया कि दूसरी जो स्टेप आई वो ये आई कि जो पूरा अर्थ है, इस अर्थ के बीच में जो पेंजिया वाला भाग था वो 2 भागों में बट गया। पहला भाग ये और दूसरा भाग ये 2 भागों में बट गया। और ये जो ऊपर वाला भाग था, इस भाग का नाम उन्होंने लिखा अंगारा लैंड। क्या लिखा? अंगारा लैंड। और इसी तरह से जो पेंजिया का उत्तरी हिस्सा तो अंगारा लैंड कहलाया, और इस पेंजिया का जो दक्षिणी हिस्सा था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड कहा गया। अब देखिए, ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में आ गया है, एक ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और जो नीचे वाला भाग था वो गोंडवाना लैंड। जो पेंथालासा इसके चारों तरफ पानी वाला भाग था, उस पानी वाले पेंथालासा का कुछ पानी इन दोनों स्थल भाग के बीच के अंदर समा गया। यानी इन दोनों स्थल भाग के बीच में इस सागर का पानी समा गया, और इस सागर को उन्होंने नाम दिया तैथिस सागर। क्या नाम दिया उन्होंने? तैथिस सागर। अब बात समझ आ रही है? तैथिस सागर उन्होंने नाम दिया। उसके बाद में उन्होंने बताया तीसरा स्टेप कि नंबर 3 में उन्होंने ये बताया कि जो वर्तमान में आप पृथ्वी देख रहे हो, और इस पृथ्वी के ऊपर जो विश्व का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, विश्व का मानचित्र कैसे दिखाई दे रहा है कि एक ये है जिसे हम बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसके जस्ट नीचे है ये है हमारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसे हम बोलते हैं ग्रीनलैंड, और यहाँ पर है हमारे यूरोप महाद्वीप, और यहाँ पर है हमारे एशिया महाद्वीप, और उसके नीचे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है डार्क कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप। उसके पास यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर है हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यहीं पर है न्यूजीलैंड, और नीचे यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसे बोलते हैं श्वेत महाद्वीप या बर्फ़ वाला महाद्वीप, और यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप, और यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, यानी दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत है। तो इस तरह से जो अंगारा लैंड था और जो गोंडवाना लैंड था, तो जो प्रक्रियाएं पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर चलती रहती है, उन प्रक्रियाओं की वजह से अंगारा लैंड के कुछ भाग, ये अंगारा लैंड का ऊपर वाला भाग जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का भाग बना, जबकि जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है उससे बर्फ़ वाला महाद्वीप यानी अंटार्कटिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है वो इसी से बना। यानी वर्तमान स्वरूप ये इस प्रकार से आया। तो यही थ्योरी थी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यही था। ये सिलेबस में नहीं है अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में, लेकिन राजस्थान का जो निर्माण पढ़ते हैं उस समय जो गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर आता है, तो उसको समझने के लिए इस थ्योरी का समझना आवश्यक है। ये मैंने आपको समझाया है। अब आप अगली जो स्लाइड है उसके अंदर हम पढ़ते हैं इसको कि ये क्या बोल रहा है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो जो यहाँ समझा है वही वो चीज़ वही स्लाइड, अगली स्लाइड जो है वही बात बोल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में जर्मनी के भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ये क्या है? अल्फ्रेड वेगनर है, अल्फ्रेड वेगनर। अब देखिए, ये सिद्धांत मुख्य रूप से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करता है। यानी ये क्या डिस्क्राइब करता है कि महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, महासागर यानी ओशियन का ओरिजिन कैसे हुआ, ये बताता है ये। अब देखो क्या लिखा है। इसके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे जिन्हें पेंजिया कहा गया। यानी वो जो आपको बताया मैंने, सभी जो एक साथ जुड़े हुए थे, जो लैंड पार्ट था उसे क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। इस लैंड पार्ट को क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। इस पेंजिया के चारों तरफ जल से घिरा हुआ विशाल महासागर जो पेंजिया को चारों ओर से घेरे हुए था, उसका नाम क्या रखा? पेंथालासा रखा। यानी पहले बताया आपको मैंने
ये जो लैंड पार्ट है इसके चारों तरफ ये पानी वाला हिस्सा है, और इस पानी वाले हिस्से को किस नाम से जानते हैं? पेंथालासा के नाम से जानते हैं। ये पेंथालासा आ गया। आगे चलिए, पेंजिया का आगे चलकर पेंजिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया, डिवाइडेशन हो गया, तथा स्थल भाग यानी लैंड पार्ट जो थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेसिया या अंगारा लैंड कहलाया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। यानी वही बात कि ये आपका जो लैंड पार्ट था जिसे पेंजिया कहते थे, ये दो भागों में बट गया। इसका ऊपर वाला जो भाग था वो कहलाया अंगारा लैंड, और इसका नीचे वाला जो भाग था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। अब उसके आगे देखो, इसका विभाजन दो दिशाओं में हुआ। इसका विभाजन दो दिशाओं में हुआ। एक इसका उत्तर की ओर विभाजन, इसका विभाजन उत्तर की ओर भूमध्य रेखा की ओर, तथा दूसरा है और प्रवाह गुरुत्व बल तथा पलवनशीलता के बल द्वारा हुआ। दोबारा देखिए, इसका विभाजन दो दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुआ। क्योंकि प्रवाह इसलिए हुआ क्योंकि ये जितनी प्लेट्स हैं हमारी वो किसी लिक्विड के ऊपर टिकी हुई है। जब पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तब उस बारे में चर्चा करेंगे अपन। अभी देखिए, दो दिशाओं में हुआ, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह है गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के द्वारा हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह जो हुआ उसका कारण क्या था? सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। यानी उत्तर की ओर जब जो ये लैंड पार्ट था उत्तर की ओर मूव किया तो इसका कारण था प्रवाह गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल, जबकि पश्चिम की ओर अगर ये प्रवाह किया इसका कारण था सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल, इसका कारण माना गया है। और इसी कारण क्या हुआ, जो वर्तमान में महासागर और महाद्वीप है इनका स्वरूप सामने आया। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप किसके भाग हैं? अंगारा लैंड के भाग हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, और सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिनसुला इंडिया है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड के टूटकर विस्थापित हो जाने के कारण मध्य भाग में पेंथालासा का जल भर गया, जिससे एक सागर का निर्माण हुआ। याद करो पहली स्लाइड, ये पेंजिया दो भागों में टूटा, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, और बीच में पानी भर गया, और इस पानी वाले भाग को क्या कहा गया? तैथिस सागर कहा गया। इसी क्रम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के क्रमशः, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये दोनों पहले जुड़े हुए थे किससे? यूरोप महाद्वीप से और अफ्रीका महाद्वीप से। लेकिन इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रवाह हुआ कहाँ पे? पश्चिम के अंदर प्रवाह हुआ। और वर्तमान में आपने क्या देखा कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके बीच में एक महासागर है जिस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत के अपने स्थान से विस्थापित हो जाने के कारण क्या बना? हिंद महासागर बना, और शेष जो पानी बचा उसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। अब ये जितनी बातें थी जो आपको बताई है, ये बातें वैगनर मोदे ने कहाँ लिखी है? उनके अनुसार महाद्वीप और महासागरों का वर्तमान स्वरूप इस कारण से या इस प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है, और इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन में की है। द ओरिजिन यानी उत्पत्ति, ओरिजिन यानी उत्पत्ति, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, और ओशन यानी महासागर। यानी उनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, यानी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के अंदर जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर इसकी चर्चा करी गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ आया होगा कि गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है, तैथिस सागर क्या है, पेंजिया क्या है, और पेंथालासा क्या है। तो अगर वापस चलते हैं पुनः हमारे राजस्थान के निर्माण क्रम में,
तो ये हमारा पहला टॉपिक्स है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूरी संभावनाएं हैं, क्वेश्चन यहाँ से आना शुरू हो जाएंगे। राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? जीटी से हुआ है। जीटी, राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है? जीटी। जयपुर के अंदर आप रहते हो तो जीटी बड़ा फेमस है, जीटी टावर, जहाँ पर वीकेंड पे बहुत सारे लोग जाते हैं, शायद आप भी जाते होंगे, ठीक है ना। वहाँ जाओ, अच्छी बात है, लेकिन अपना जो स्टडी है उस पर विशेष फोकस करते रहना चाहिए और करना भी है। तो ये जो जीटी है, तो जी का मतलब हुआ गोंडवाना लैंड और टी का मतलब हुआ तैतीस सागर। ये देखो, जी का मतलब क्या हुआ? गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब है तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड मतलब जो पेंजिया था, और पेंजिया दो भागों में टूटा, तो उसके नीचे वाला जो भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा। और तैतीस सागर का मतलब है कि जो पेंजिया दो भागों में टूटा, ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, उसके बीच में जो पानी वाला हिस्सा था उसे क्या कहा? तैतीस सागर कहा। तो अब देखिए, ये आपके सामने आ गया है गोंडवाना लैंड क्या है और तैतीस सागर क्या है। अब देखिए, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। मैं एक बार छोटा सा मैप बना रहा हूँ, आप यहाँ पर नज़र डालिए एक बार। ये राजस्थान है, राजस्थान में ये है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। ये है मरुस्थल वाला भाग। दूसरा ये हो गया हमारे अरावली पर्वत वाला क्षेत्र। तीसरा ये हो गया हमारे उत्तर पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र। और चौथा ये वाला जो हिस्सा बच रहा है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम हाड़ौती का पठार, यानी प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती। हाड़ौती का पठार इस क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये 4 हमारे राजस्थान के 4 फिजिकल डिविजन्स हैं, 4 भौतिक भूभाग हैं। अब इनमें देखिए, अरावली, यानी अरावली और हाड़ौती के जो प्रदेश है वो किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ये देख लीजिए, एरो लगा हुआ है आपके सामने। गोंडवाना लैंड का पहला भाग है अरावली प्रदेश, दूसरा भाग है हाड़ौती का पठार यानी प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती। जो 33 सागर है, इसके 2 भाग हैं। पहला है हमारा जो डेजर्ट पार्ट है यानी मरुस्थलीय क्षेत्र, और अगला है उत्तर पूर्वी मैदान यानी नॉर्थ ईस्ट प्लेन। तो राजस्थान के 4 भौतिक भूभाग जो हैं, 2 का संबंध गोंडवाना लैंड से है और 2 का संबंध 33 सागर से है। अंगारा लैंड या लॉरेशिया से किसी भी हिस्से का संबंध हमारे राजस्थान के 4 भौतिक भूभाग में से किसी का भी संबंध नहीं है। संबंध किससे है? गोंडवाना लैंड से और 33 सागर से। अब देखिए, ये तो बात समझ आ गई कि राजस्थान का निर्माण 2 भाग से हुआ है, गोंडवाना लैंड से और 33 सागर से। अब ये देखते हैं इनका निर्माण क्या रहा है, निर्माण क्रम क्या है। राजस्थान के 4 भूभाग हैं, इसमें सबसे पहला जो अरावली प्रदेश है, इसका निर्माण हुआ। अगर इस क्वेश्चन को यूँ बोलें कि राजस्थान का ओल्ड मोस्ट पार्ट यानी सबसे प्राचीन भाग कौन सा है, तो उसका नाम है अरावली प्रदेश। दूसरा है हाड़ौती का पठार, तीसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा है उत्तर पूर्वी मैदान। कई बार ऐसा होता है कि कई बार बोलते हैं, कोई बुक्स नहीं, किसी गाइड्स के अंदर ही जरूर लिखा हुआ मिल जाएगा कि नवीनतम भाग जो है मरुस्थल वाला भाग है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना, जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? नदियों से होता है। किससे होता है? नदियों से मैदान का निर्माण होता है। और जो हमारा उत्तर पूर्वी राजस्थान है, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर आते हैं, तो इस एरिया के अंदर आप ये देख पा रहे होंगे या आपको पता होगा या देखते होंगे कि इस क्षेत्र के अंदर यहाँ से एक नदी जाती है। ये ब्लू डॉट जो बना रहा हूँ उसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है ये? चंबल नदी। और यहाँ से एक नदी आती है और जिसका नाम है बनास नदी। और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है गंभीर नदी। ये सभी नदियाँ किसी न किसी रूप में यमुना नदी में मिलती है, और यमुना जो है गंगा में मिलती है, और गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और सभी नदियाँ पानी कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर पानी लेके जाती है। तो जब नदियाँ मिलती है, जब नदियाँ बहती है, तो प्रत्येक वर्ष मानसून समय के अंदर इनका जो वाटर लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, आसपास की मिट्टी को बहा कर लाती है और उसे जमा भी करती है। तो जो मिट्टी जमा होती है उसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा है ये बहुत ही उपजाऊ यानी बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, और ये हर साल आती है। तो वो मैदान जो है, जो प्लेन है उत्तर पूर्व वाला, वो हर साल रिन्यू होता है या रिन्यूवेट होता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी जो मैदान है ये राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रदेश है और अरावली प्रदेश जो है सबसे प्राचीनतम जो भाग है, हिस्सा है, खंड है राजस्थान का, भौतिक प्रदेश है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अरावली, हाड़ौती, मरुस्थलीय और उत्तर पूर्वी मैदान को प्राचीन समय से नवीनतम समय के अंदर सेट कीजिए। तो वो आप ऑप्शन के अंदर, अगर ये मैप आपको याद रहेगा तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था राजस्थान के सामान्य परिचय जो टॉपिक है उसका पहला सब टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, जो हमने आज देखा है। आज की क्लास में हमने ये देखा कि क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, क्या हमारा स्टडी मटेरियल रहेगा और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम टॉपिक को कवर करेंगे। इसके जो अगला टॉपिक होगा, वो अगला टॉपिक जो है वो होगा राजस्थान का नामकरण, कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे आया, इसकी चर्चा हम अगले दिन इसके आगे करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। किसी को भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो वह अपना प्रॉब्लम जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।